क्या माफी मिलेगी? भाग 2। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टोरी चैनल पर। आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी पर। विशाल तो डीएनए रिपोर्ट आते ही बिना मेरी ओर देखे और बिना संकल्प की बीमारी की परवाह किए कार स्टार्ट कर घर चले गए। संकल्प की आंखों में उठते मेरे लिए नफरत के भाव और उसका यह प्रश्न करना कि आखिर मेरे पिता कौन हैं, मुझे अंदर तक झकझोर गया। मैं तो अपराधी की तरह कटघरे में खड़ी ही थी। कमल को संकल्प की नजरों से गिराने की इच्छा न हुई, अतः मैं चुप रही। संकल्प बोला, आज तक मैं अपने को अवांछनीय समझता रहा, जिसके माता पिता उसे बड़ी आसानी से किसी और की गोद में ऐसे डाल देते हैं जैसे वह कोई निर्जीव वस्तु हो। पर आज पता चला कि मैं अवांछनीय होने के साथ साथ नाजायज औलाद भी हूँ, अपनी चरित्रहीन माँ और पिता की निशानी। आपने विशाल अंकल को भी इतने दिन तक अंधेरे में रखा, जबकि मैंने देखा है कि वे आप पर कितना विश्वास करते हैं, आपको कितना चाहते हैं। मैंने विरोध करना चाहा, बेटा ऐसा नहीं है। मत कहिए मुझे बेटा, इससे अच्छा था मैं बिना यह सत्य जाने मर जाता। कम से कम कुछ भ्रम तो बना रहता। अब हो सके तो कृपा करके मेरे पिता का नाम बता दीजिए, ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कि अपने क्षणिक सुख के लिए मुझे इतनी बड़ी यातना क्यों दे डाली, जिससे निकलने का भी मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। संकल्प बोला। फिर उसने अपनी सारी दवाएं उठाकर फेंक दी और जो कुछ उसके खाने के लिए आया था उसे भी हाथ नहीं लगाया। मैं उसे असहाय सी खड़ी देख रही थी। मैंने डरते डरते विशाल को फोन मिलाया। विशाल बोले, क्या बात है? संकल्प ने दवाएं फेंक दी हैं और खाना भी नहीं खा रहा है, मैंने कहा। विशाल झल्ला कर बोले, तो मैं क्या करूं? और फोन काट दी। मैंने संकल्प को समझाने की कोशिश की, प्लीज ऐसा मत करो, ऐसे तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। तुम ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगी। अभी तुम मेरी बात समझ नहीं पाओगे। क्या नहीं समझ पाऊंगा? इतना बच्चा नहीं हूं मैं, आप क्या बताएंगी? यही ना कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं रेप का शिकार हुई थी। कम से कम यही बता दीजिए, ताकि आपके प्रति मेरी नफरत कुछ कम हो सके, वरना इस नफरत से मेरे अंदर ज्वालामुखी धधक रहा है। मैं कैसे कह दूं यह, जबकि मुझे पता है कि मेरे साथ कोई रेप नहीं हुआ था और न ही हम दोनों अपने पार्टनर के प्रति बेवफा थे। ये बिल्कुल सत्य है कि उस एक घटना के अलावा हम लोगों के मन में कभी एक दूसरे के प्रति और भाव नहीं आए। हम एक दूसरे का उतना ही आदर करते रहे जितना इस घटना के पहले करते थे। पर इस बात को संकल्प समझ पाएगा भला? संकल्प ही क्या, विशाल भी इस बात को समझ पाएंगे क्या? मेरा ऐसा सोचना गलत भी न था। तभी तो 2 दिन बाद विशाल ने मुझसे पूछा, संकल्प के पिता कमल ही है ना? मैंने कहा, हाँ। यह सुनते ही विशाल जैसे पागल हो गए, मुझ पर चिल्लाए, नीच हो तुम लोग। जिन पर मैंने जिंदगी भर विश्वास किया, उन्हीं लोगों ने मुझे धोखा दिया। मुझे इसकी आदतें शक्ल कमल से मिलती लगती थीं, पर फिर भी मैं कभी संदेह न कर सका तुम दोनों पर। मेरे इस विश्वास का यह सिला दिया, तुमने क्यों किया ऐसा? और फिर गुस्से से विशाल ने मेरी गर्दन पकड़ते हुए आगे कहा, जी तो कर रहा है तुम्हें मारकर जेल चला जाऊं, ताकि फिर कोई पत्नी पति को धोखा देने से पहले 10 बार सोचे। पर तुम इतनी नीच हो कि तुम्हें मारने का भी मन नहीं कर रहा है। उससे तुम्हारी तुरंत मुक्ति हो जाएगी, जबकि मेरी इच्छा है तुम तिल तिल कर मरो। और फिर विशाल ने मेरी गर्दन छोड़ दी। उधर संकल्प अपने पिता का नाम जानने की जिद लगाए बैठा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे कमल का नाम कैसे बता दूं। मुझे पता था कि वह उनकी बहुत इज्जत करता है, उनके साथ बिताए सारे सुखद क्षणों की स्मृतियां संजोए हुए हैं। अगर वे भी उससे छिन गईं तो कैसे जिएगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर कुआं तो उधर खाई। न बताने पर तो वह केवल अवसादग्रस्त है, बताने पर कहीं अपनी जान ही न दे दे। दवा न खाने और अवसादग्रस्त होने से संकल्प की हालत 2 दिनों में और ज्यादा बिगड़ गई। उसे मनोवैज्ञानिक चिकित्सा की आवश्यकता पड़ गई। इधर कमल का कुछ भी पता न था। वे क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, किसी को कोई जानकारी न थी। एक दिन मैंने डरते डरते विशाल से कहा, कमल का पता लगाइए, वरना संकल्प का इलाज नहीं हो पाएगा। मैं कैसे पता लगाऊं? तुम अनपढ़ हो क्या? और फिर पैर पटकते हुए चले गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पल पल अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को मरता देख रही थी। जिंदगी में अनजाने में हुई एक गलती का इतना बड़ा दुष्परिणाम होगा, सोचा न था। फिर मैंने सारे संबंधियों, दोस्तों को ईमेल किया। संकल्प बहुत बीमार है, उसकी बीमारी डीएनए टेस्ट से पता चलेगी, अतः कमल जहां कहीं भी हो तुरंत संपर्क करें। अमित और अवनी भी संकल्प को देखने आ गए थे। वीकेंड था, वरना रोज फोन से ही हालचाल पूछ लेते थे। आज की जिंदगी में इंसान इतना व्यस्त रहता है कि अपनों के लिए ही समय नहीं निकाल पाता है। आते ही थोड़ा फ्रेश होने के बाद अमित और अवनी दोनों ने एकाएक पूछा, क्या बात है मम्मी पापा,
आप दोनों में बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। विशाल यह प्रश्न सुनकर वहां से उठकर चले गए। मम्मी, इन्हें क्या हुआ? अमित ने पूछा। कुछ नहीं बेटा, संकल्प की ही बीमारी को लेकर हम परेशान हैं। यह बीमारी का तनाव आप लोगों के चेहरे पर नहीं है, कुछ और बात है। हम लोग इतने बच्चे भी नहीं हैं कि कुछ समझ न सकें। सच बात बताइए, शायद हम लोग कोई हल निकाल सकें। मुझे बच्चों की बातों से कुछ आशा की किरण नजर आई, लेकिन फिर मन में संदेह हो गया कि जब विशाल कुछ सुनने को तैयार नहीं है तो बच्चे क्या खाक मेरी बात समझेंगे। फिर बताना तो पड़ेगा ही, सोच मैंने बच्चों को सारी बात बता दी। आज की पीढ़ी शायद हम लोगों से ज्यादा समझदार है, सारी स्थिति का विश्लेषण करती है और फिर कोई निर्णय लेती है। वे दोनों कुछ देर के लिए एकदम गंभीर हो गए। फिर अवनी बोली, तभी हम लोग समझ नहीं पाते थे कि संकल्प हम लोगों से इतना भिन्न क्यों है। हम लोग इसका कारण उसकी परवरिश मानते थे, पर सच तो कुछ और ही था। फिर अमित बोला, पर कोई बात नहीं, सारी परिस्थितियों को देखते हुए अंकल और आपको इतना दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता है। हाँ, गलती आपकी सिर्फ इतनी है कि आपने यह बात इतने दिनों तक पापा से छिपाकर उनका विश्वास तोड़ा है जो वे आप और अंकल पर करते थे। आपको यह बात उसी समय पापा को बता देनी चाहिए थी। अवनी बोली, भैया तुम भी कैसी बात करते हो? क्या पापा आज जिस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है उसे उस समय सहजता से सुन लेते? अमित बोला, सुन लेते। इस समय उन्हें ज्यादा धक्का इस बात का लगा है कि मम्मी ने यह सच उनसे इतने दिनों तक छिपाया। तुम गलत कह रहे हो। अगर मम्मी न छिपाती तो यकीनन दोनों परिवारों का विघटन हो जाता। पापा और आंटी दोनों ही इस बात को सहजता से न ले पाते। अमित बोला, शायद तुम ठीक कह रही हो। मम्मी ने ठीक ही किया। चलो हम लोग पापा को समझाते हैं और संकल्प को भी। मम्मी, आप संकल्प के पास हॉस्पिटल जाओ, हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। मेरे हॉस्पिटल जाने के बाद अमित विशाल के पास जाकर बोला, मम्मी ने हम लोगों को सारी बात बता दी है। अब आप ये बताइए कि आपको मम्मी की किस बात पर अधिक गुस्सा है? मम्मी और अंकल के बीच जो कुछ हुआ उस पर, अथवा उन्होंने यह बात आपसे छिपाई उस पर? दोनों पर। अधिक किस बात पर गुस्सा है? बात छिपाने पर। अगर वे उस समय सच बता देती तो क्या आप मम्मी और अंकल को माफ कर देते? नहीं तो कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाती, ये आपने कभी सोचा है? यह सत्य आज पता चला है। तब भी संकल्प, आप और मम्मी मानसिक यातना से गुजर रहे हैं, जबकि आपको मम्मी और अंकल पर कभी शक तक नहीं हुआ। इतना तो तय है कि वह क्षणिक गलती मात्र थी। उस गलती की आप मम्मी को और स्वयं को इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकते हैं? विशाल बोले, पता नहीं, दिमाग तो तुम्हारी बात मान रहा है पर दिल नहीं। दिल को समझाएं। पापा देखिए मम्मी कितनी परेशान है। मैं हॉस्पिटल में अमित और अवनी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ऐसा लग रहा था मेरी परीक्षा का परिणाम निकलने वाला है। तभी अमित और अवनी मुझे आते दिखाई दिए। पास आए तो मैंने पूछा, क्या हुआ? धैर्य रखें, समय लगेगा, अमित ने कहा और फिर संकल्प से बोला, क्या हालचाल है? संकल्प ने बिना उन लोगों की ओर देखे कहा, ठीक हूँ। अमित और अवनी ने मुझे घर जाने को कहा। बोले, आप घर जाकर आराम करिए, हम लोग संकल्प के पास हैं। अमित और अवनी के समझाने और मनोचिकित्सक के इलाज से संकल्प पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा और वह दवा लेने लगा। साथ ही यह भी पता चला कि उसकी बीमारी जेनेटिक न होकर उस दवा की एलर्जी है जो दवा वह खा रहा था। हालांकि उस दवा से एलर्जी के चांसेस 0% होते हैं, पर संकल्प को थी। कारण पता चल जाने पर उसका इलाज सही होने लगा और वह स्वस्थ होने लगा। विशाल भी ऊपर से सामान्य दिखने लगे। संकल्प को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। उसे घर ले जाने का समय आ गया। हम सभी बहुत बड़े चक्रवात से निकल आए थे। घर जाने से पूर्व आशीष हॉस्पिटल का बिल भरने गए थे और मैं मेडिकल स्टोर से संकल्प की दवा खरीदने। तभी गेट पर मुझे सन्यासी की वेशभूषा में एक आदमी मिला जो मुझे देखकर बोला, संकल्प कैसा है? मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा तो पता चला कि वह सन्यासी कोई और नहीं, कमल ही है। ठीक है, आप इतने दिनों तक कहाँ थे? वे बोले, ये सब न पूछिए, आपका ईमेल पूरे ग्रुप में घूम रहा है, पता चला तो चला आया। आशीष सब कुछ जान गए होंगे। क्या प्रतिक्रिया रही उनकी? मैं तो उनसे नजरें मिलाने के काबिल भी न रहा। संकल्प की जिंदगी का सवाल नहीं होता तो मैं यहाँ कभी ना आता। चलिए डॉक्टर से कहकर डीएनए टेस्ट करवा लूं। नहीं, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसकी बीमारी जेनेटिक नहीं थी। पर इस सब में मेरा परिवार मेरे साथ है, यही बड़ी बात है। आप हम सबसे दूर ही रहें तो बेहतर होगा। ये सुनकर कमल चला जाता है और फिर उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।